नमस्कार, आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज और मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। शाम के 6 बज चुके हैं और वक्त हो गया है रण क्षेत्र का, जिसमें आज हम बात करेंगे देश के 5 राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव की। इन चुनावों के नतीजे ये बिल्कुल साफ कर चुके हैं कि उत्तर भारत में बीजेपी का किसी पार्टी के पास कोई तोड़ नहीं है। हालांकि वैसे तो बीजेपी पूरे देश में ही इस समय छाई हुई है, लेकिन हिंदी पट्टी के राज्यों में उसकी लोकप्रियता का कोई जवाब नहीं है। तीनों राज्यों राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में मिली प्रचंड जीत इसका जीता जागता सबूत है। सिर्फ उत्तर भारत ही नहीं, बल्कि बीजेपी दक्षिण और पूर्वोत्तर में भी दिनों दिन मजबूत होती जा रही है। इन तीनों राज्यों में जहां बीजेपी ने बहुमत के साथ सरकार बनाई, वहीं तेलंगाना और मिजोरम में भी पार्टी ने पहले से ज्यादा गेम किया है। उधर कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो गया है। तेलंगाना को छोड़कर यह पार्टी कहीं भी नजर नहीं आई। हालांकि आज चर्चा हम पूर्वोत्तर को लेकर करेंगे, खासतौर पर मिजोरम को लेकर। यहां बीजेपी ने जहां पिछली बार मात्र 1 सीट जीती थी, इस बार 1 सीट का उसको फायदा हुआ है, जबकि सत्तारूढ़ मिजो नेशनल फ्रंट यानी कि MNF को मात्र 10 सीटें मिली हैं। मुख्यमंत्री जोरमथंगा खुद चुनाव हार गए। यह सरकार के खिलाफ विरोधी लहर को भी दर्शाता है। कांग्रेस के पास 4 सीटें थी और वो केवल 1 सीट पर सिमट गई है। अब यहां एक नई नवेली पार्टी ZPM लाल दुहोमा के नेतृत्व में सरकार चलाती नजर आएगी। आज चर्चा इस बात को लेकर करेंगे कि क्या पूर्वोत्तर में मोदी का गणित भी फिट बैठ रहा है। चर्चा करते हैं, लेकिन पहले आपको हम दिखाते हैं ये रिपोर्ट। देखिए जरा। पूर्वोत्तर के राज्य मिजोरम में जोरम पीपुल्स मूवमेंट बहुमत में आई है। वहीं MNF के जोरमथांग अपनी सरकार को बचाने में नाकामयाब रही। मिजोरम में 1984 से कभी कांग्रेस तो कभी जोरम नेशनल फ्रंट सरकारें रही है, लेकिन इस बार कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो गया। चुनाव आयोग के नतीजों के अनुसार जोरम पीपुल्स मूवमेंट को 27 सीटें मिली, तो वहीं मिजो नेशनल फ्रंट को 10 सीटें मिली है और भाजपा को मात्र 2 सीटों से संतोष करना पड़ा। सबसे बुरी खबर कांग्रेस के लिए ये है कि इस राज्य में कांग्रेस को महज 1 सीटें आई है। मुख्यमंत्री जोरमथांगा आइजोल पूर्वी सीट से खुद चुनाव हार गए। उन्हें ZPM के लालथन सांगा ने मौजूदा मुख्यमंत्री जोरमथांगा को हरा दिया है। CM जोरमथांगा को 2101 वोटों से हार का सामना करना पड़ा। जोरम पीपुल्स मूवमेंट पार्टी के मुख्यमंत्री उम्मीदवार लाल दुहोमा ने अपने जीत पर कहा कि मैं कल राज्यपाल से मिलूंगा और मुख्यमंत्री की शपथ ग्रहण इसी महीने होने वाली है। उन्होंने वर्तमान सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि मिजोरम वित्तीय संकट का सामना कर रहा है। यही हमें निवर्तमान सरकार से विरासत में मिलने जा रही है। हम अपनी प्रतिबद्धता को पूरा करने जा रहे हैं और मिजोरम के लोगों के लिए हमेशा काम करते रहेंगे। आपको बता दें कि कल 5 राज्य मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान और तेलंगाना में वोटों की गिनती हुई, जिसमें मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में भाजपा को प्रचंड बहुमत हासिल हुई। वहीं तेलंगाना में कांग्रेस को बहुमत मिली। आज मिजोरम विधानसभा चुनाव परिणाम आया है, जिसमें जोरम पीपुल्स मूवमेंट ने प्रचंड बहुमत हासिल की। इस रिपोर्ट के जरिए आपने समझा कि किस तरीके से बीजेपी ने 3 राज्यों में प्रचंड बहुमत के साथ अपनी सरकार बनाई है। जबकि मिजोरम की बात करें तो यहां भी कुछ ना कुछ गेन किया है, खोया कुछ नहीं है। पहले 1 सीट थी, अब यहां बढ़कर 2 सीट हो गई हैं। लेकिन तेलंगाना की अगर हम बात करें तो यहां भी बीजेपी ने काफी कुछ हासिल किया है, खोया कुछ नहीं है। पहले मात्र 1 सीट थी और यहां अब बीजेपी की सीटें बढ़कर हो गई हैं 8, यानी कि 7 सीटों का गेन किया है, 7 सीटों का फायदा हुआ है। तो कुल मिलाकर के आप यह कह सकते हैं कि चाहे वो पूर्वोत्तर हो या फिर दक्षिण हो और उत्तर भारत में तो जलवा है बीजेपी का। इसमें किसी तरह का कोई शक किसी को नहीं होना चाहिए, कोई शंका किसी को नहीं होनी चाहिए। चर्चा हम खासतौर पर पूर्वोत्तर को लेकर करेंगे और सवाल हमारा यह है कि क्या पूर्वोत्तर में जो मोदी का जादू है, इससे पहले हमने लगातार देखा है, क्योंकि 2014 के पहले पूर्वोत्तर में बीजेपी को नामो निशान नहीं था। बीजेपी किसी भी राज्य में यहां पर सरकार में नहीं थी, लेकिन आज की तारीख में 2 राज्य ऐसे हैं जहां पर बीजेपी पूर्ण बहुमत की सरकार चला रही है और कई राज्य ऐसे हैं जहां पर बीजेपी गठबंधन की सरकार चला रही है। तो कुल मिलाकर के जो पूर्वोत्तर के 8 राज्य हैं, 8 में से 7 राज्य ऐसे हैं जहां पर बीजेपी सरकार चला रही है। या तो वो सरकार
किसी के साथ मिलकर चला रही है या फिर वो सरकार अपने दम पर चला रही है। तो कुल मिलाकर के आप ये कह सकते हैं कि पीएम मोदी का जादू पूर्वोत्तर में जमकर चल रहा है। लेकिन मिजोरम में हालांकि एक सीट का गेन जरूर हुआ, लेकिन बीजेपी उस तरीके का परफॉर्मेंस नहीं कर पाई जिसकी उम्मीद की जा रही थी। चर्चा इसको लेकर भी करेंगे। हमारे साथ एम किकोन जो कि बीजेपी के प्रवक्ता हैं, वो हमारे साथ जुड़ गए हैं और अच्छी बात यह है कि ये पूर्वोत्तर से ही ताल्लुक रखते हैं। इसके साथ ही कांग्रेस की ओर से संदीप त्रिपाठी जी हमारे साथ हैं और पॉलिटिकल एक्सपर्ट अनिल गर्ग जी भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। आपका भी स्वागत है सर। आप सभी का एक बार फिर से मैं स्वागत करते हुए सबसे पहले एम किकोन जी मैं आपके पास आना चाहता हूं। पूर्वोत्तर की अगर हम बात करें तो जैसा कि मैंने भी जिक्र किया इस बात का कि पूर्वोत्तर में बीजेपी का जलवा है और 2014 के बाद जिस तरीके से लगातार आपने यहाँ पर एक के बाद एक जीत हासिल की और आज 7 राज्यों में आप कुल मिलाकर के सरकार चला रहे हैं। या तो आप किसी के साथ सरकार चला रहे हैं यानी कि सरकार का आप हिस्सा हैं, या फिर किसी राज्य में आप पूर्ण बहुमत की सरकार भी चला रहे हैं। लेकिन मिजोरम में कहां कमी रह गई? मिजोरम में आपने एक सीट का फायदा जरूर हासिल किया है, आपको एक सीट का फायदा हुआ है, एक सीट आपने गेन की है, लेकिन फिर भी ये उतनी तो नहीं ना जिसकी उम्मीद की जा रही थी। आप भी उम्मीद कर रहे थे और बाकी जो लोग हैं वो भी उम्मीद कर रहे थे। चर्चा की शुरुआत करेंगे। एम किकोन जी, अगर मेरा सवाल आपने सुना है तो प्लीज उसका जवाब दीजिए। नमस्ते जी। जी नमस्ते। पिछले इलेक्शन में हम लोग एक ही विधायक मिला, वो डॉक्टर बीडी चकमा था। इस बार वो कॉन्टेस्ट नहीं किया। फिर भी हम लोग एटलीस्ट 5-6 तो एक्सपेक्ट कर रहा था। एक थोड़ा स्मॉल मार्जिन से हारा आज वो। उसकी मतलब एक डीडी चकमा करके हमारा कैंडिडेट था, वो ट्विचोंग से हारा। लेकिन जो मारा डिस्ट्रिक्ट है वहां का डिस्ट्रिक्ट ऑटोनोमस काउंसिल पूरा हमने पहले जीत किया। अभी क्या है, 2 सीट में हम लोग इस बार जीत हासिल हुआ। दोनों भी क्रिश्चियन है और एक सिग्निफिकेंट बात है कि हमारा जो वोट शेयर है 8% से अभी 15% से ऊपर हो गया। ये एक सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट है। पहले तो वो बोलता था कि मिजोरम में बीजेपी का फ्यूचर ही नहीं है और एंट्री हो नहीं पाएगा, लेकिन अभी हम लोग डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाया कि 2 मिला और वोट परसेंटेज आगे बढ़ गया। और कांग्रेस का तो 6 था, 1 ही हो गया। तो डिफरेंस हो रहा है और एक्सेप्टेबली जो है, जो रीजनल स्पेस था वो जेडपीएम जीत लिया, पूरा एमएनएफ को वो लोग रिप्लेस कर दिया। और जो नेशनल पार्टी का स्पेस है धीरे धीरे से बीजेपी अभी डोमिनेट कर रहा है, वो जो स्पेस है। जी बिल्कुल। लेकिन आप ये कह रहे हैं कि उम्मीद कर रहे थे कि कम से कम 5 से 6 सीटें तो हमारी आएंगी, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। खैर ठीक है, चलिए मैं एक बार फिर से आपके पास लौटूंगा। लेकिन संदीप जी कांग्रेस पार्टी को क्या हो गया भाई? आपके चेहरे पर भी मैं देख पा रहा हूं आप मायूस चेहरे के साथ बैठे हुए हैं और आपकी मायूसी जो है वो जाहिर सी बात है, जब अगर पार्टी इतनी बुरी हार झेलेगी तो निराशा जो है वो साफ तौर पर झलकती है चेहरे पर, और वो जो हाव भाव हैं वो आपके चेहरे पर भी दिखाई पड़ रहे हैं। अगर तेलंगाना को छोड़ दिया जाए, मतलब मैं तो ये कहूंगा कि तेलंगाना ने आपकी इज्जत बचा ली, छोड़ा क्यों जाए, तेलंगाना ने आपकी इज्जत बचा ली। अगर तेलंगाना में आप सरकार नहीं बना पाते तो आप सोचिए कि स्थिति और ज्यादा खराब होती। संदीप जी, इस देश में सर्वाधिक चुनाव हारने वाले व्यक्ति का अगर नाम है या पार्टी का नाम है तो अटल बिहारी वाजपेयी जी, और वो भारतीय जनता पार्टी जिसको 3 नाम बदलने पड़े। इस मामले में हम उनसे सीख सकते हैं। तो ये राजनीति में हार और जीत का माने होता है, जनादेश स्वीकार किया जाता है। बीजेपी और पीएम मोदी के बारे में क्या ख्याल है? सुन लीजिए सर। हाँ सुनूंगा ना मैं। आपने स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी का नाम लिया, मैं आपसे ये भी जानना चाह रहा हूं कि पीएम मोदी और अब की बीजेपी के बारे में आपकी क्या राय? मोदी जी तो नेता है नहीं है जी, इसलिए कि जब वो पहली बार मुख्यमंत्री बने थे तो विधायक नहीं थे। मुख्यमंत्री बनने के बाद विधायक बने हैं। जानते हैं कि नहीं है? नहीं बिल्कुल। अब सुन लीजिए। हाँ ये तो हम जानते हैं, और हम अब ये भी जानते हैं कि सांसद बनने के बाद वो देश के प्रधानमंत्री बने, ये भी हम जानते हैं। नहीं अब यही तो अभी आपने कहा ना, तो बता रहे हैं। नहीं हम भी आपको बता रहे हैं। नहीं हम भी आपको बता रहे हैं, मतलब आप जो कहना चाह रहे हैं उसका जवाब मैं आपको दे रहा हूँ। हम वो नहीं कहना चाहते हैं। हाँ, हम सिर्फ इतना वो चुनाव जीतकर पहले वो एमपी बने, उसके बाद देश के प्रधानमंत्री बने, ये भी सच है कि नहीं? जी, प्रधानमंत्री के उम्मीदवार पहले बन गए और
नहीं तो उम्मीदवार, हाँ उम्मीदवार भी थे, उम्मीदवार भी थे, वो तो घोषणा की गई थी, आपको याद होगा, अच्छे से याद होगा आपको। अब आप बता रहे हैं ना, अच्छा बोलिए जी, हम लोग कुटुंब में कहने के लिए नहीं आए हैं ना। हाँ बोलिए आप। अगर ये आप बात कह रहे हैं तो उस उतना राष्ट्रीय राजनीति में उनका कोई जो है वर्चस्व नहीं था। वो जैसे आज शिवराज जी तो कम से कम चौथी बार जो है मुख्यमंत्री बन लिए हो, उस शिवराज जी इनके साथ साथ इन्हीं के साथ मुख्यमंत्री थे, इतने बड़े राज्य के थे। इनके जैसे 4 मुख्यमंत्री भाजपा के पास थे। हाँ, इनके पास और सबके पास अडानी नहीं थे, अंबानी नहीं थे, गुजराती लादी का पैसा नहीं था, बस इतनी सी बात थी। अच्छा, तो ये मत कंपैरिजन करिए। अब आते हैं मुद्दे की बात जो इस पर हम चर्चा कर रहे हैं। हम लोग चर्चा इस बात पर कर रहे हैं कि मिजोरम में कांग्रेस की क्या स्थिति है, भाजपा की स्थिति क्या है, एनडीए की स्थिति क्या है, हाँ, जो है इंडिया गठबंधन की स्थिति क्या है। हाँ, एनडीए का हिस्सा ही था वो, अभी बता रहे हैं सर कि एमएनएफ वो 10 सीटें पाई है, 70 से बाहर हो गए। एनडीए, मोदी, भाजपा, परजीवी, मतलब जिसके साथ कांग्रेस का बताइए ना सर, मैं कांग्रेस का पूछ रहा हूं आपसे, आप एमएनएफ की बात कर रहे हैं, आप बीजेपी की बात कर, आप कांग्रेस का बताइए, कांग्रेस कहां से कहां पहुंच गई? डंका बजा रहे हैं आप। एम ककोन जी आपको बता रहे हैं कि आप 6 पे थे, 6 से आप 1 पर आ गए, 6 से आप 1 पर आ गए। ऐसी स्थिति क्यों हुई? आप तो सरकार बनाने का दावा कर रहे थे मिजोरम में, सरकार बनाना तो छोड़िए, आप वो आंकड़ा भी नहीं छू पाए, वो दहाई का आंकड़ा तो बहुत बड़ी बात कह रहा हूं मैं, आप 1 से आगे नहीं बढ़ पाए, जो 6 है उसको भी क्रॉस नहीं कर पाए। एक पॉइंट रख लूं, बोलिए बोलिए। हाँ, भारतीय जनता पार्टी वहां सरकार में थी, बनाने की बात तो कर ही रहे थे, सरकार में थे। जो सरकार से बाहर हो गए, जिनके मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री को कह दिया तुम्हारे साथ मंच नहीं साझा करूंगा, तुमने मणिपुर में महिलाओं के साथ अन्याय किया, चलो भागो, मंच साझा करने से इनकार कर दिया। आप बता रहे हो पूर्वोत्तर में, तो क्या मणिपुर पूर्वोत्तर के बाहर है क्या? नग्न होकर महिलाएं जो है टहलाई गई, वो किसी और प्रदेश में है। अच्छा, अगर ऐसा वाकई में है, अगर आपकी बात में, संदीप जी मेरे सवाल तो सुन लीजिए प्लीज, अगर इसमें आपकी बात में अगर थोड़ी बहुत भी सच्चाई है, तो ये देश की जनता को क्यों नहीं दिखाई पड़ रहा है? ये राजस्थान की जनता को क्यों दिखाई नहीं पड़ा? ये मिजोरम की जनता को क्यों दिखाई नहीं पड़ा? ये मध्य प्रदेश की जनता को क्यों नहीं दिखाई दिया? ये छत्तीसगढ़ की जनता को क्यों नहीं दिखाई दिया? जो आप कह रहे हैं तेलंगाना में 8 सीटें जीती हैं, वहां भी आप देखिए गेन किया बीजेपी ने, फायदा हुआ नुकसान नहीं हुआ आपकी तरह? जी हो गया, मैं जवाब दूं? हाँ बोलिए। अगर आप पूर्वोत्तर से राजस्थान, मध्य प्रदेश, नहीं तो मैं तो सब जगह जाऊंगा ना सर, भाई चुनाव तो 5 राज्यों में हुआ ना, मैं सबकी बात करूंगा। आप इसके पहले बात नहीं की है। नहीं आप अगर ये सोच रहे हैं कि भाई मैं सिर्फ मिजोरम पर टिका रहा हूं क्योंकि आप अपने बचने का आप रास्ता खोज रहे हैं और मैं एमपी, सीजी और राजस्थान की बात ना करूं, तो ऐसा नहीं होगा ना सर। अगर चर्चा हो रही है तो हम 5 राज्यों की करेंगे, मिजोरम उसमें लेके चल रहे हैं हम। भाई आप पत्रकार हो, मेरे भाई हो, कोई जो है आतंकवादी थोड़ी ना हो कि आपसे बचने का नहीं, मैं आतंकवादी हो भी नहीं सकता सर। आतंकवादियों के साथ किसकी साठगांठ है ये बात आप बखूबी जानते हैं। कौन है वो लोग, कौन उसका समर्थन करते हैं, कौन सी वो पार्टी है ये भी आप जानते हैं। बोलिए। वैदिक इंटरव्यू सहित का लेते हैं, कौन उनका इंटरव्यू लेता है बताने की जरूरत नहीं है, कौन चैनल चलाता है बताने की जरूरत नहीं है। बोलिए, आप बोलिए। चलिए, ये नहीं है। हाँ। विषय ये है कि हम बिल्कुल चुनाव हारे हैं, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में हारे हैं, छत्तीसगढ़ में चुनाव हारे हैं। हम जनता के जनादेश को स्वीकार करते हैं कि हमको जनता ने वहां पर हमसे कुछ कमियां रह गई और कमियों को हम जानते भी हैं। कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है, मैं बार बार कहता हूं कि अलग अलग विचारधारा के लोग कांग्रेस पार्टी में होते हैं। कभी जब विचारधारा कोई जो है सक्रिय भूमिका अदा करती है और उसका नुकसान होता है तो दूसरी वाली विचारधारा हम जैसे लोगों की विचारधारा फ्रंट पर निकल कर आती है। जिस तरीके से वामपंथी विचारधारा ने कांग्रेस को राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में, जो है मध्य प्रदेश में नुकसान पहुंचाया है, हम जैसे जो है सनातनियों की विचारधारा हम जैसे लोग अब निकल कर आएंगे और ये होता रहा है, कांग्रेस का इतिहास रहा है। तो ये कहना जो है कि हम बिल्कुल, हम में कुछ कमियां थी, गलती रही होंगी, तभी हम चुनाव हारे, उस गलतियों को चलिए ठीक है। हाँ, तो अब आप संदीप जी अब आप लाइन पे आए ना, अब आपने गलती को स्वीकार, आपने कहा कि भाई गलतियां हमसे हुई हैं।
अब आप मोदी जी की बैटिंग कर रहे हैं, इसलिए वजह से नहीं, मैं किसी की बैटिंग नहीं कर रहा भाई, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि देश की जनता ही मोदी जी की तरफ से बैटिंग कर रही है। आप ये देखिए ना भाई, मेरे बैटिंग करने से क्या फायदा होगा? मैं तो ना राजस्थान का मतदाता हूं, ना मैं छत्तीसगढ़ का मतदाता हूं, ना मैं मध्य प्रदेश का मतदाता हूं, ना मिजोरम का हूं, ना तेलंगाना का हूं। मैं मतदाता हूं यूपी का। यूपी में चुनाव हुआ नहीं है तो मैं बैटिंग कहां कर रहा हूं भाई? मुझे तो लग रहा है कि देश की जनता ही बैटिंग कर रही है उनकी तरफ से, मोदी जी की तरफ से। चलिए ठीक है। 40% मध्य प्रदेश में लोगों ने दिया ना जी, मध्य प्रदेश के ही लोग है ना, कांग्रेस को दिया वोट। यही हाल राजस्थान की आप देख नहीं आप लीजिए, छत्तीसगढ़ की देख लीजिए। लेकिन 40% वोट लेने के लिए, 40% वो वोट शेयर के लिए आप वहां पर लड़ाई नहीं लड़ रहे थे, आप वहां पर सरकार बनाने के लिए लड़ाई लड़ रहे थे। लेकिन ये भी आपको याद रखना पड़ेगा। 140 करोड़ लोगों की बात की ना, तो 40% तो घटा दीजिए उसमें, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में घटा दीजिए 40%। चलिए मैं आऊंगा संदीप जी आऊंगा मैं। हमारे और आपके बीच के सवाल जवाब तो चलते रहेंगे। मैं एक बार फिर से आपके पास लौटूंगा। अनिल जी को भी चर्चा में शामिल कर लेते हैं। अनिल जी आप कैसे देख रहे हैं? खासतौर पर मैं मिजोरम की आपसे बात करना चाहूंगा। पूर्वोत्तर के इस राज्य में बीजेपी ने एक सीट ज्यादा हासिल की है। मतलब बीजेपी जो उम्मीद कर रही थी 5 से 6 सीटें, 6 से 7 सीटें या 10 सीटें, लेकिन उससे बहुत कम, लेकिन फिर भी गवाया कुछ नहीं है, हासिल ही किया है। लेकिन कांग्रेस पार्टी तो 6 से 1 पर आ गई। कैसे देख रहे हैं आप? अमित जी, मैं अभी दोनों साथियों को ठीक से सुन रहा था, खासकर मैंने संदीप जी को बड़ा अच्छे से सुना। उम्मीद है मुझे अपनी बात कहने का पूरा मौका देंगे। बोलिए आप। देखिए, भाजपा के साथी ने बड़ी साफगोई से बताया कि हम पहले से बेहतर हुए हैं, बेहतर की तरफ जा रहे हैं, सरकार हम बना लेंगे अपने दम पे। ऐसा कभी सोचा नहीं था, क्योंकि चुनाव वो उतने सीटों पे नहीं लड़े थे। अगर चुनावी 17 सीटों पे लड़े हैं तो सरकार तो बना नहीं सकते थे वो। बिल्कुल सही बात। ये चुनाव MNF यानी मिजोरम नेशनल फ्रंट और जोरम पीपल मूवमेंट के बीच में था। पिछली बार मिजो नेशनल फ्रंट सत्ता में था, सरकार में था, भारतीय जनता पार्टी उसके साथ थी। इस बार जोरम पीपल मूवमेंट ने सत्ता हासिल किया और जोरदार तरीके से सत्ता हासिल की, इसमें कोई दो राय नहीं। बिल्कुल। तो अगर वहां पे कोई हारा है तो मिजो नेशनल फ्रंट हारा है, और जीता है तो जोरम पीपल मूवमेंट जीता है। अब बात कांग्रेस और बीजेपी की कर लेते हैं। कांग्रेस वहां पे जितनी पे थी उससे वोट शेयर भी घटा और सीट भी घटी है, और भारतीय जनता पार्टी की सीट भी डबल हुई है और वोट शेयर भी डबल हुआ है। तो अगर आप इस लिहाज से देखेंगे वोट शेयर और सीट के हिसाब से, इन दोनों पार्टियों का, जो कि सत्ता की दौड़ में कभी थी ही नहीं वहां पे, दोनों पार्टियां ना कांग्रेस सत्ता की दौड़ में लड़ी, कांग्रेस पूरे 40 सीटों में चुनाव लड़ी, लेकिन सत्ता की दौड़ में फिर भी नहीं थी, कोई उसको सत्ता की दौड़ में नहीं मान रहा था जी। अगर अभी हमारे साथी कहते जी हम सत्ता लेने के लिए लड़ रहे थे, लेकिन थे नहीं दौड़ में, लेकिन जितने थे उससे भी नीचे आ गए। और बीजेपी वो भी सत्ता की दौड़ में नहीं थी, एक सपोर्टिव पार्टी थी, वो 40 सीटों पर लड़ी भी नहीं, 17 सीटों पर लड़ी, लेकिन पहले से बेहतर परफॉर्मेंस किया, पहले से सीटों को डबल किया और वोट शेयर भी डबल किया। तो आप अंदाजा लगा सकते हो किसको गेन हुआ, किसको नुकसान हुआ। बिल्कुल। और अभी संदीप जी ने एक बड़ी बात कह दी, आपने नरेंद्र मोदी जी की भाजपा का जिक्र पूछा, उन्होंने कहा नरेंद्र मोदी तो लेते ही नहीं है। एक ऐसा नेता जो आज विश्व स्तरीय नेता है, सबसे लोकप्रिय नेता है, ना सिर्फ देश भर में विश्व भर में, आप उसको नेता नहीं मानते, और फिर बोलते कांग्रेस को अपनी गलती पता है। कैसी गलती पता है भाई? अगर कांग्रेस नरेंद्र मोदी को नेता ही नहीं मानती, कांग्रेस ने इसका मतलब आत्मविवेचन नहीं किया, गलतियां पता होना बहुत दूर की बात है। मध्य प्रदेश में बता रहे हमने तो बहुत अच्छी वोट परसेंटेज हासिल की, साहब आपने 230 में से 63 सीटें हासिल की है और आप इसमें खुश हैं। फिर तो आप हमेशा खुश रहिए, भारतीय जनता पार्टी हर जगह सरकार बनाती जाएगी, तो आप इसमें खुश होने का कोई कारण नहीं है। आपसे ज्यादा बीजेपी ने लिया ना भाई, 18 साल तक लगातार शिवराज चौहान ने सरकार चलाने के बाद भी एंटी इनकम पैसे को दरकिनार करते हुए बम्पर जीत हासिल की है। तो आप कमियां ढूंढते हो, ये कहें कि नरेंद्र मोदी नेता नहीं है, तो आप कभी नहीं ढूंढ पा रहे फिर मेरे दोस्त। फिर आप जब कभी ही नहीं ढूंढोगे, बीमारी नहीं ढूंढोगे, इलाज कैसे करोगे? ठीक है। देखिए बड़ी बात मैं आपको बताता हूँ, आपने भी नॉर्थ ईस्ट की बात की, पूर्वोत्तर को जिस तरह से नकारा गया था उसकी अहमियत नहीं समझी गई थी, अब सबको पता है। 1962 की लड़ाई हो या उसके बाद भी पूर्वोत्तर का विकास हो, उसको पृष्ठभूमि से पीछे रखा गया था, आपको पता है। और जबकि राष्ट्रीय सुरक्षा की दृष्टि से चाइना का खतरा देखते हुए, को देखते हुए पूर्वोत्तर कितना बेहतर था, ये भी हम सबको पता है।
उस 2014 के बाद इस बात का श्रेय तो लेना ही चाहिए नरेंद्र मोदी जी की सरकार को कि उन्होंने पूर्वोत्तर के विकास के लिए इसलिए सोचा कि उसको उसका महत्व को समझा, उसकी देश की जरूरत को समझा। नहीं तो पूर्वोत्तर बिल्कुल देश के अलग। अगर आप पूर्वोत्तर में गए होंगे अभी जी, और मुझे लगता है संदीप जी भी गए होंगे, वो इंडिया को अपना हिस्सा नहीं मानते थे। वहां अगर दिल्ली आ रहा होता तो कहते हम इंडिया जा रहे, राष्ट्रीयता का बहुत भाव नहीं था वहां पे। बिल्कुल। तो मेरा ये कहना है, एक इंडिया का एक देशवासी अगर दिल्ली मेन लैंड पे इधर आता है और उधर बोलता है कि मैं इंडिया जा, गर्व की नहीं शर्म की बात थी। तो भारतीय जनता पार्टी ने पूर्वोत्तर में बड़े राज्यों में तो अपने दम पे सरकार बनाई, लेकिन बाकी जगह अगर दूसरी पार्टियों से अटैच होकर सरकार में गई नहीं गई वो बड़ा विषय नहीं है। बड़ा विषय ये है कि उन्होंने पूर्वोत्तर को मेन लैंड के साथ जोड़ा है, पूर्वोत्तर को उतना ही महत्व दिया है। और इसलिए आप देखिए पूर्वोत्तर से खिलाड़ी भी आ रहे, पूर्वोत्तर से नेता भी आ रहे, और पूर्वोत्तर अब भारत के हर चीज में शामिल है। अभी मेरे साथी ने मणिपुर की बात की। मणिपुर में जो समस्या है कुकी और मैतेई की, ये कितनी पुरानी है? संदीप जी सुन लो, संदीप जी सुन लो। आ रहा हूं मैं, संदीप जी आप ही के पास आ रहा हूं, जवाब मैं आप ही से लूंगा, बस सुन लीजिए। अनिल जी की बात सुन लीजिए, उसके बाद मैं आ रहा हूं आपके पास। हाँ, मतलब इसके पहले 2010 के 14 के पहले कोई पूर्वोत्तर के खिलाड़ी नहीं आए, नाम गिनाऊं आपको? क्या बात कर रहे हैं? मुझे मालूम है, सुन लो यार, सुनोगे तो बुरा नहीं लगेगा। आप मुझे इतना बता दो, मणिपुर की बात कर रहे हो आप, सुनो यार, सुन लो, सवाल तो सुन लो। मणिपुर की जो समस्या है कुकी और इतना अंदर नहीं होना चाहिए। सवाल सुन लो संदीप जी, सवाल सुनो। आप मुझे बताओ मणिपुर की समस्या क्या? संदीप जी आऊंगा मैं आपके पास, क्योंकि आपके एक साथ बोल रहे तो आवाज नहीं आ रही आपकी ठीक से। हाँ मैं आ रहा हूँ संदीप जी। मणिपुर की समस्या आपने बोली ना, आ रहा हूँ। आप मुझे बताओ मणिपुर की जो समस्या है वो कितनी पुरानी है? वहां पे जो कुकी और मैतेई की जो लड़ाई है जातियों की, वो कितनी पुरानी है? मैतेई वहां पे 85% होते हुए भी हाशिए में थे कि नहीं थे? आप मुझे बताओ ना। और इस बार अगर मैतेई ने वहां पे थोड़ी लड़ाई की, वहां पे दंगा किया, तो कुकी इसको दबाने की कोशिश की। और आप जब ये मिजोरम में कुकी संप्रदाय का एक बड़ा पार्टी है, तो मिजोरम से उसका रिएक्शन आया और एमएनएफ को बाहर किया। तो मेरा ये कहना है, समस्या को समस्या के रूप में देखना पड़ेगा। हमारा जो पूर्वोत्तर है वो हमारे देश का एक मुख्य भाग है। वहां की जो समस्या है बिल्कुल अलग किस्म की समस्या है। उनकी समस्याओं को राजनीति का हिस्सा नहीं बनाया जा सकता। उनकी समस्या को हल करने के लिए उनकी समस्या की तह में जाना पड़ेगा और फिर कोई एक हल ढूंढना पड़ेगा। वैसा ही हल जैसे राजीव गांधी जी ने असम समस्या के बारे में सोचा था, उससे पहले असम भी जल रहा था ना। बिल्कुल। तो जो कोई काम अच्छा करेगा उसकी तारीफ की जानी चाहिए, और जो काम अच्छा नहीं करेगा उसके बारे में बात की जानी चाहिए। बिल्कुल। और ये वही मिजोरम है अनिल जी, लड़ाई में मणिपुर की लड़ाई को नहीं शामिल कर सकते। बिल्कुल। और ये वही मिजोरम है जिसमें 1984 से लगातार कभी एमएनएफ तो कभी कांग्रेस तो कभी एमएनएफ, लगातार यही दोनों पार्टियां जो हैं वो राज करती रहीं। लेकिन आज देखिए 4 साल पहले बनी एक पार्टी, एक नई नवेली पार्टी जो है वो आज सत्ता में यहां पर आई है, और वो भी प्रचंड बहुमत के साथ। और इन दोनों ही पार्टियों को एक तरीके से उखाड़ फेंका है उसने। संदीप जी जवाब दीजिए जो अनिल जी कह रहे थे उसका। अनिल जी ने जो दो तीन बातें जो कही, तो पहली बात बता दूं कि 2014 के पहले भी लोग कपड़े पहनते थे, केले की छाल जो है पत्ता पहन के नहीं घूमते थे। इतनी बौद्धिकता का ह्रास कर देना हंसी वाली बात हो जाती है। अभी आप जाकर गूगल कर लीजिएगा, दुनिया का सबसे बड़ा पुल कब बनना शुरू हुआ, कब बनकर तैयार हुआ, वो पूर्वोत्तर में ही है। किसने बनाया? मोदी ने नहीं बनाया, कांग्रेस की सरकार ने बनाया। बीआरओ जानते हैं कब बना, कितनी रोड बनाई? जाकर गूगल कर लीजिएगा, नहीं वेबसाइट पर पढ़ लीजिएगा। इतना अंधे हो जाना, मोदी जी कहते समझ में आता है, भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता कहता तब भी समझ में आता है। लेकिन जब पत्रकार, कोई राजनीतिक विश्लेषक ये धृतराष्ट्र की तरह आ रहा हूं मैं आपके पास अनिल जी, आ रहा हूं, इस तरीके की जब बात करता है तो हास्यास्पद लगता है, बड़ी तकलीफ होती है। बात बिल्कुल मोदी जी के क्योंकि सच्चाई को आप पचा नहीं पाते हैं, सच्चाई आपको कड़वी लगती है, सच्चाई आपको आपको बुरी लगती है। आप बचा रहे हो, चलिए आप बता दीजिए कि विश्व का सबसे बड़ा पुल कब बनना शुरू हुआ, किसने बनाया, कहां पर है? ठीक है, आप तो पुल के पीछे पड़ गए, आप पुल के पीछे पड़ गए। पुल और बीआरओ के अलावा आपके पास कोई और है? और तीसरा भी बताइए ना कुछ, पुल और बीआरओ के अलावा और कुछ बताइए। और
हाँ। थोड़ा बातें हैं सर। अमित जी बात कर लीजिए, वहां पर जितने एयरपोर्ट बन रहे हैं सब 2012 के पहले बनना शुरू हुए हैं, सब 2012 के। ये हमारा सौभाग्य समझिए या दुर्भाग्य समझिए कि बहुत सारे प्रोजेक्टों में, बड़े प्रोजेक्टों में समय लगता है, वो इनके समय में पूरा हो गया। इसका मतलब ये नहीं है कि ये कर रहे हैं, उसको आप देखिए कब से बनना शुरू हुआ, कब बजट नहीं देखिए, लेकिन संदीप जी ये बात तो आप भी समझते हैं ना कि किसी भी चीज की नींव रख देना, किसी भी चीज की नींव रख देना और उसको पूर्ण करने के बाद उसका उद्घाटन करना, दोनों में फर्क होता है ना। ठीक है, मैं आऊंगा आपके पास। हाँ अनिल जी कुछ कहना चाह रहे हैं, अनिल जी कुछ कहना चाह रहे हैं। आप जानते थे, हम जानते थे। जी ने दो तीन बातों का जिक्र किया, आप मुझे बताओ। थोड़ा रुक जाइए, हम बताएंगे बाद में। पहले एक बात अभी अमित जी ने जो कही मैं उसके जवाब दे देता हूं। अच्छा बोलिए। हाँ बोलिए। अमित जी स्कीम चतुर्भुज योजना अटल बिहारी वाजपेयी ने शुरू की थी, कांग्रेस ने पूरा किया। तो कहिए कि अटल बिहारी वाजपेयी की स्वर्णिम चतुर्भुज योजना नहीं है, उसमें 90% काम हमने किया है। आप मानेंगे इस बात को, या हमने उसका श्रेय कोशिश की? क्या बात करते हैं आप? नहीं, अगर आपने कोई काम किया तो उसका श्रेय लीजिए, उसका क्रेडिट लेने का अधिकार आपको है। कौन रोक रहा है आपको? लीजिए ना। हाँ ठीक है, अनिल जी बोलिए। आप अनिल जी बोलिए। रानी चेतिया की तरह जो है कर देना, आपकी सोच जो है बनाना अडानी का मुद्रा पोर्ट है, और हमने जो बंदरगाह बनाया उसको बेच दीजिएगा और कहिएगा कि हम जो है नकारे हैं। नहीं, ये अडानी का मुद्दा आपने खूब उछाला सर, लेकिन जनता पर इसका असर नहीं हो रहा है, आपको ये समझना पड़ेगा। राहुल गांधी, हाँ मैं आ रहा हूँ अनिल जी, मैं बस संदीप जी को बता देता हूँ, मैं थोड़ा सा बस आ रहा हूँ आपके पास। ये जनता को आप समझाइए, जनता क्यों नहीं समझ पा रही है आपकी बातों को? अगर इतना सब कुछ है तो जनता क्यों नहीं समझ पा रही है? ये आपको सोचना पड़ेगा, ये आपको देखना पड़ेगा सर। ठीक है अनिल जी बोलिए। आप क्या कर रहे हो? ठीक है, आ रहा हूँ मैं, संदीप जी आ रहा हूँ मैं। संदीप जी डेटा और बीआरओ और पुल की बात कर रहे थे, इसी पे चर्चा करते हैं। 6 साल अटल बिहारी जी की सरकार और 10 साल मोदी जी की सरकार, 16 साल भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही है इस देश में। बाकी टाइम में कांग्रेस नीति सरकार रही है। अगर थोड़ा सा 2, 2.5 साल 3 साल जनता पार्टी के और उसके वीपी सिंह की सरकार का निकाल दिया जाए तो अब कंपैरिजन लगा लीजिए, 60 साल की कांग्रेस सरकार और 16 साल की भारतीय जनता पार्टी की सरकार में किसने कितना काम दिया। फिर गुना करके देखेंगे कि किसने कितने पुल बनाए, किसने कितने एयरपोर्ट बनाए। आपको मैं बता दूं संदीप जी, 1962 की लड़ाई के बाद जब बीआरओ को कहा गया, सुनिए तो बात तो सुन लो, अब जब उसको कहा गया कि हमें रोड्स में अप्रोच करनी चाहिए और रोड्स को बॉर्डर तक लेके जाना चाहिए, तो पता क्या जवाब आया था? नहीं, जब हम पर आक्रमण होगा तो उन रोड का सहारा लेके देश के दुश्मन अंदर तक आ जाएंगे, इसलिए वहां पे रोड नहीं बनाना चाहिए ताकि वो आ ना पाए। ये नहीं कि हमारे सैनिक उस रोड तक पहुंच जाए, रोड के सहारे उसमें सीमा पे पहुंच जाए और अपनी सीमा की रक्षा करें। ये हालत थी और ये सोच थी। आप जरा अच्छे से स्टडी करिए। आप एक पुल की बात करें, मैं 50 पुल बनाए, लेकिन आप कंपेयर तो कर लो। सरकार अगर आपकी रही तो आप ही ऑर्गेनाइजेशन खड़ा करोगे, आप ही पहले काम करोगे। पहला एयरपोर्ट भी आप बनाओगे, पहला रेलवे स्टेशन भी आप बनाओगे, पहला हॉस्पिटल भी आप बनाओगे, पहली सरकार भी आप बनाओगे। इसमें कहने की क्या बात है? आप कंपेयर करो 60 साल में क्या काम हुआ और इन 16 साल में क्या काम हुआ, तब आपको समझ आएगा आप कहां खड़े हो। अगर आकलन करना है, डेटा पे आकलन करना है तो उसमें करके देखो। आज जो रोड्स बीआरओ बना रहा है, सुनिए, आज जो रोड बीआरओ बना रहा है कहां तक पहुंच गए आपको पता लगेगा ना। कंपैरिजन करते हैं, चलिए हम बताते हैं। करो, हम अपना बता रहे हैं, भाजपा की बैटिंग कर रहे हैं, भाजपा बताइएगा। कांग्रेस ने सुनो संदीप जी, सबसे बड़ी दिक्कत यही है कि अगर कोई अगर आपको बता रहा है कि सच क्या है तो आपको लगता है कि फिर वो बीजेपी की तरफ से बैटिंग कर रहा है। नहीं कर रहे हैं, चलिए ठीक है। अच्छा बोलिए। हाँ बोलिए, फिर मुझे कौन जी हंस रहे हैं आपकी बात पर, मैं उनको भी सुनना चाहता हूँ, क्या कहना चाह रहे हैं वो आप। हाँ ठीक है, बोलिए। संविधान केंद्र कांग्रेस ने बनाए, हाँ एक बता दीजिएगा भाजपा का। कांग्रेस ने एनटीपीसी जैसे संस्थान बनाए, उससे बहुत सारे बिजली घर बनाए। एनटीपीसी का ही 2 बिजली घर इस 10 सालों में बता दीजिए जो मोदी सरकार ने बनाया हो नया। अडानी एनर्जी का मत बताइएगा, एनटीपीसी का बताइएगा। अब आ जाइए स्वास्थ्य में, हमने एम्स बनाया, हमने पीजीआई बनाया। आप एम्स और पीजीआई बनाए, उसके ऊपर की चीज सोच पाए? नहीं सोच पाए, आपकी सोच ही नहीं है। हमने आईआईटी बनाया, आईआईएम बनाया, हमने काम ज्यादा जो अपने समय में थे स्कूल खोले, कॉलेज खोले। आप घोषणा तो कर दिए, लेकिन आज जाइए कोई किसी बिल्डिंग में चल रहा है, कोई किसी बिल्डिंग में चल रहा है, कहीं पर फैकल्टी नहीं है। नाम रख देने से काम नहीं हो जाता है साहब। अब और आ जाते हैं,
पूरे भारतवर्ष में 3 विश्वविद्यालय, मात्र 3 विश्वविद्यालय नया जो भारत सरकार ने बनाया हो, 3 नाम बता दीजिए। चलिए, 1/3 सरकार, 1/3 तो रही है ना सरकार मोदी जी की। चलिए नाम बता चलिए, दीजिए। ठीक है। देखिए, क्योंकि मुद्दे से हम लोग भटक रहे हैं, पर फिर भी मैंने संदीप जी आपको इतना टाइम दिया कि आप भी अरे बताइए ना। हाँ ठीक है, हाँ बताइए। नहीं आऊंगा मैं आपके पास, ठीक है, मैं अनिल जी जवाब देंगे, लेकिन हाँ एम किकोन जी कुछ कहना चाह रहे हैं, एम किकोन जी कुछ कहना चाह रहे हैं, आ रहा हूं उसके बाद में आपके पास। हाँ ठीक है, हाँ अनिल जी आप जवाब दीजिएगा, लेकिन एम किकोन जी कुछ कहना चाह रहे हैं, उसके बाद में आता हूं आपके पास। हाँ किकोन साहब बोलिए आप, किकोन साहब बोलिए आप। देखो जो हाँ बोलिए आप। 10 साल जो यूपीए गवर्नमेंट था, मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, एक बार भी वो नागालैंड में नहीं आया एज प्राइम मिनिस्टर। जब मोदी जी प्राइम मिनिस्टर बना, पहले साल से वो नागालैंड से आया। पूरा नॉर्थ ईस्ट राज्य कितना भी है वो 50 टाइम्स के ऊपर आया है, नंबर 1। नंबर 2, अरुणाचल का एक एग्जाम्पल ले लो। अरुणाचल में जितना भी डिस्ट्रिक्ट है 40% का वो रास्ता नहीं था, अभी पूरा बन गया। नंबर 2, 0 एयरपोर्ट था, अभी 9 एयरपोर्ट है। मेडिकल कॉलेज का हर स्टेट का एक मेडिकल कॉलेज हो रहा है, असम का तो और ज्यादा हो रहा है। ये जो जितना भी डेवलपमेंट देख रहा है, पहले तो बिहारों का बात कर रहे हैं, अभी तो जब मोदी सरकार आया, नेशनल NHIDCL करके स्पेशल पर्पस व्हीकल बनाया, और उसमें से क्या है, जितना भी रास्ता बनाना है प्रपोज किया और अभी कंप्लीशन में जा रहा है। पहले आप MTPC का बात कर रहे हैं, अरुणाचल में जब हाइड्रो पावर का चर्चा हो रहा था यूपीए गवर्नमेंट में, वो प्राइवेट प्लेयर्स को दे दिया बिना एनी रेगुलेशन, बिना एनी क्राइटेरिया फुलफिल करके। अभी जो है पूरा साफ करके जितना भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का PSU उसको दे के काम करने के लिए शुरू हो रहा है। ये ऐसा नहीं है कि डेवलपमेंट नहीं हो रहा है। पिछले वाला जो यूपीए गवर्नमेंट में था, आप स्टेटिस्टिक्स देखने से नॉर्थ ईस्ट में कुछ भी नहीं बना, सिर्फ डायलॉग बना है। और प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह एक बार भी नहीं आए नागालैंड में। सोचो 10 साल में एक बार भी नहीं आया। ऐसा था माहौल पहले। अभी देखो चेंजेस आ रहे हैं, मिजोरम में भी चेंजेस आ रहा है। इतना डेवलपमेंट होके पूरा पब्लिक देख रहा है, 8 स्टेट्स पे एक भी कांग्रेस गवर्नमेंट नहीं है। देखो चेंजेस आ रहा है बोथ गवर्नमेंट में, डेवलपमेंट में। ये बात हम थोड़ा एक छोटा सा इंटरवेंशन करना चाहता था, फैक्ट्स है ऑन द ग्राउंड जी। बिल्कुल। संदीप जी आप दीजिए जवाब, आप दीजिए जवाब। देखिए, अपने भाजपा के साथी को मैं बताना चाहता हूं कि अभी आपने कहा कि मोदी जी गए थे, मनमोहन सिंह नहीं गए थे। आपकी जानकारी के लिए थोड़ी सी एक बात मैं बता दूं कि मनमोहन सिंह की पूरी राजनीति असम से रही है, वहीं से वो राज्यसभा चुनकर आते थे। तो आपका ये कहना कि वो असम का कुछ नहीं किया अभी तक। सर रिक्वेस्ट है, मैं ये समझता हूँ कि पूर्वोत्तर के लोग बहुत संस्कारवान और सभ्य होते हैं। अभी भारतीय जनता पार्टी के आप जाल में फंसे हो सकते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ज्यादा। अरे बीजेपी के प्रवक्ता है तो जाल में फंसने वाली क्या बात है? वो अपनी पार्टी का पक्ष रख रहे हैं, वो अपनी पार्टी का पक्ष रख रहे हैं। जैसे आप कांग्रेस का पक्ष रख रहे हैं, ऐसे वो अपनी पार्टी का पक्ष रख रहे हैं। संदीप जी क्या बात कर रहे हैं आप? हम 1 to 1 बात कर रहे हैं। देखिए, BRO जैसी संस्था अगर हमारी सोच नहीं होती, नहीं वो आप रखिए। चलिए समय मेरे पास बचा नहीं है, जल्दी से अनिल जी 10 सेकंड में ना, अगर आप चुप रहेंगे तो मैं सबका ले लूंगा 10 सेकंड जल्दी से। नेवी भी हमने बनाई थी, इंडियन एयरफोर्स भी हमने बनाई थी। और कोई एयरफोर्स क्यों नहीं बना दी, और कोई नेवी क्यों नहीं बना दी? अरे संस्थाएं आप ही बना रहे थे, पहले 60 साल सरकार आप बना रहे थे। एक बात। दूसरी बात, मनमोहन सिंह ने अरुणाचल प्रदेश जा रहे थे, चाइना ने ऑब्जेक्शन किया, उन्होंने अपना दौरा रद्द कर दिया। बताओ, अपने ही देश में जाने से मना कर दिया सिर्फ चाइना के। ये आपको की स्थिति थी। कैसी बात कर रहे हैं आप संदीप जी? चलिए मेरे पास समय की कमी है। एम किकोन जी, संदीप जी आपका और अनिल जी आपका, तीनों का धन्यवाद मेरे साथ जुड़ने के लिए, चर्चा में शामिल होने के लिए। लेकिन ये 5 राज्यों के जो विधानसभा के नतीजे हम सबके सामने आए चुनावों के, ये इस बात की तस्दीक करते हैं कि बीजेपी लगातार एक के बाद एक, चुनाव दर चुनाव और राज्य दर राज्य मजबूत होती जा रही है। और 2024 की जो तस्वीर है वो अब पूरी तरह से साफ होती हुई दिखाई पड़ रही है। और यही वजह है कि पीएम मोदी के हौसले भी बुलंद हैं। उन्होंने बिल्कुल साफ कर दिया कि ये हमारी जो जीत की हैट्रिक है ना राज्यों में, ये हैट्रिक
लोकसभा में भी हैट्रिक लगेगी, यानी कि हैट्रिक भी अब लगने वाली है। एक हैट्रिक हमने यहां लगा दी है, अब दूसरी हैट्रिक 2024 में लगने वाली है। ये मतलब साफ है कि 2 बार हम सरकार बना चुके हैं, देश में 2 बार हम सरकार चला चुके हैं और अब 2024 में भी बीजेपी की सरकार बनने वाली है। ये नतीजे इस बात की तस्दीक भी करते हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के साथ जो जनता है वो कनेक्ट करती हुई दिखाई पड़ रही है। और इन 3 राज्यों के जो नतीजे हैं, इससे आप अंदाजा लगा भी सकते हैं। फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए सुदर्शन न्यूज़। नमस्कार।